हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू मज़ेदार एब्सोल्यूट रेजोनेंस नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज की वीडियो कैसी लगी तो बताना दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अपनी उत्तेजित भावनाओं के साथ लीलू ने पूरी रात छेड़छाड़ में बिताई। सुबह होते ही लीलू अटारी में बैठे बैठे अपनी भारी पलकें रगड़ रहा था। उसकी निगाहें सामने रखे लकड़ी के वुडन बॉक्सों पर भरी नज़रों से टिकी थी। लगभग आधे स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट पहले ही पी ली गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने किसी ज़रूरत चीज़ की अनदेखी कर दी है। हालांकि उसके पास एक ब्लैंक पैलेस था और उसे अशुद्धियों की कोई परवाह नहीं थी। फिर भी इन खजानों को सोखने में समय लग रहा था और एक ही बार में सारा सामान गटकने से काम नहीं चलने वाला था। दरअसल यह उल्टा ही था, क्योंकि यह स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट वाली रोशनियां एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, इसलिए वह केवल 27 भाग ही पी पाया था। बेशक अगर किसी और को इस मामले के बारे में पता चलता तो वह लीलू को पूरी तरह से पागल समझ लेता। कोई भी ऐसी बदचलीन में कभी शामिल नहीं होता। एक ही रात में 27 स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइटें, इससे न सिर्फ इम्प्योरिटी का एक बड़ा ढेर लग जाएगा, जल्द ही उस व्यक्ति का पैलेस भी बंद हो जाएगा। केवल वे लोग जो सड़क के अंत में थे, वे ही इस तरह का व्यर्थ और पागलपन भरा कदम उठाने का साहस कर सकते थे। ये लोग या तो सफल होने का प्रयास करते हुए मर जाएंगे। लगता है नतीजे बुरे नहीं हैं। लीलू का अपना औसत दर्जे के नतीजों पर पछतावा भी स्वाभाविक रूप से दूर हो गया। उसकी निगाहें चमक उठी जब उसने देखा कि उसके पहले पैलेस से निकलने वाली चमक पहले से ज़्यादा प्योर हो गई है। यहाँ तक कि उसकी प्रभावित रेजोनेंस पावर भी परिवर्तन हो गई थी और भी ज़्यादा प्रबल और रिफाइन हो गई थी। जिस गति से वो आगे बढ़ रहा था, लीलू ने गणना की कि उसे अपने वाटर रेजोनेंस को 5th टियर तक बढ़ाने के लिए 4th टियर के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के 100 और भाग की आवश्यकता होगी। उसके 4th टियर के रेजोनेंस को 5th टियर में अपग्रेड करने पर लगभग 2 लाख स्काई गोल्ड की लागत आएगी। सच कहूँ तो यह रकम लीलू अभी भी चुका नहीं सकता था। हालांकि उसके बाद उसकी रेजोनेंस को फिर से नियंत्रण करने की संभावित लागत थोड़ी ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 5th टियर के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट कई गुना महंगी थी। इसके अलावा उसकी रेजोनेंस को नियंत्रण करने के लिए यह रकम लीलू अभी भी पे नहीं कर सकता था। हालांकि उसके बाद उसका रेजोनेंस को बढ़ाने के लिए उससे ज़्यादा स्काई गोल्ड की आवश्यकता होगी, क्योंकि 5th टियर के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट कई गुना महंगी थी। इसके अलावा उसका रेजोनेंस को नियंत्रण करने के लिए मात्रा से ज़्यादा रकम की आवश्यकता थी। उसकी गणना के अनुसार 5th टियर से 6th टियर तक अपने रेजोनेंस को बढ़ाने के लिए उसको लगभग 10 लाख स्काई गोल्ड के टुकड़े खर्च करने पड़ेंगे और फिर 6ठे से 7वें तक ये अनगिनत लाखों स्काई गोल्ड होंगे। उसके बाद क्या? लीलू के रेजोनेंस को अपग्रेड करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों के बारे में सोचकर ही उसे थोड़ा घुटन महसूस हुई। हालांकि वो सीधे तौर पर चीज़ों का प्रबंध नहीं कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि हर बिजनेस के प्रबंधन से हाउस लोलान का सालाना मुनाफा सिर्फ कुछ मिलियन स्काई गोल्ड के बराबर था। यदि वह घर की सारी संपत्ति भी निकल जाए तो भी उसके लिए 8th टियर का रेजोनेंस अपनी टैलेंट को बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। यह एक्वायर्ड रेजोनेंस एक धन चूसने वाला ब्लैक होल था। अनजाने में लीलू ने अपनी कनपटी की मालिश शुरू कर दी। पिताजी और माँ, आपने जो घर छोड़ा है वो इस बर्बादी को सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि अगर मैं अपने स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट को रिफाइन कर पाऊँ तो मैं काफ़ी बचत कर पाऊँगा।
इसी क्षण लीलू को अपने लाइट रेजोनेंस का ख्याल आया। एक तरह से यही उसकी ताकत भी थी। अगर वो इसमें अपनी टैलेंट को निखार पाता तो बहुत संभव था कि उसके द्वारा रिफाइन किए गए स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होती। ऐसा लग रहा था कि उसे रेजोनेंस आर्टिफाइजर की आर्ट सीखने की अपनी योजना को आगे बढ़ाना होगा। लगता मम्मी पापा ने इसे इस स्थिति पर बहुत बारीकी से विचार किया, इसलिए वे चाहते थे कि मैं एक रेजोनेंस आर्टिफाइजर बनूं, वरना शायद मैं ही लूलान घराने को अंदर से पूरी तरह तबाह कर दूंगा। लीलू ने एक बार फिर आह भरी। उसे सचमुच अपने माता पिता की दूर का सोच का सम्मान करना था। लीलू ने इस मुद्दे पर ज़्यादा सोचना बंद कर दिया। वैसे भी उसके पास अपनी 6th ईयर तक की पढ़ाई का खर्चा मुश्किल से ही होता होगा। वो चीज़ें को जैसे तैसे लेता। इसलिए उन्होंने अपना दिमाग साफ करने के लिए अपना सिर हिलाया और कुछ देर आराम करने के लिए अपने सोने वाले कक्ष में चले गए। अगले 2 दिन तक वो दिन रात जोर से कल्टीवेशन करते रहे। दिन में अज्यूर फ्लड मेडिटेशन का अभ्यास करते रहे जब तक उन्हें रुकना ना पड़े। उसके बाद वो 2 घंटे अपनी रेजोनेंस आर्ट को निखारने में बिताते। दिन के अंत में वो अपनी रेजोनेंस को स्थिर करने के लिए स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का उपयोग करते। उनके प्रयास सफल हुए। उनकी रेजोनेंस पावर शीघ्र ही 4th सील स्टेज तक पहुंच गई और उनकी 4th टियर वोटर लाइट रेजोनेंस और शुद्ध हो गई। यही वो क्षण था जब लीलू को लगा कि वो दुनिया के पीक पर है। आखिर उसे पीक तक पहुंचने से कौन रोक सकता था। जैसा कि पता चला, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। कुछ इसमें बाद चीज़ें अचानक रुक गई क्योंकि उसके पास मौजूदा स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का भंडार समाप्त हो गया। से उसकी ग्रेट आशाएं अस्थायी रूप से रुक गई। ओल्ड मैनर के भीतर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काइवे ने मेज के सामने एक लंबा गाउन पहना हुआ था। उसके दुबले पतले शरीर पर उसके उभरे हुए उभार और भी निखर रहे थे, जो उसकी छाती से बाहर निकल रहे थे, जिससे वह एक अद्भुत नज़ारा बन रही थी। अब जब वह अपने सामने रखे एक दस्तावेज को देख रही थी तो उसका सुंदर गोल चेहरा भौहें चढ़ा रहा था। मैनेजर गू, क्या आपको नहीं लगता कि त्यांसू प्रांत के मुनाफे में आई कमी थोड़ी गंभीर है? कैवई ने रिकॉर्ड पर नजर हटाकर सामने खड़े मैनेजर की ओर देखा। अधेड़ उम्र के आदमी ने मैनेजर गू को संबोधित किया और सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान दी। जनरल मैनेजर सही कह रहे हैं। हाउस लोलान के पास ओरिजिनल रूप से 9 दुकानें हैं, 18 खदानें और अनगिनत मेडिसिन की दुकानें हैं, लेकिन हाउस के भीतर की अस्थिरता के कारण त्यांसू प्रांत के अन्य 3 हाउसों ने पिछले 1 साल से हमारे हितों को निगलने की अपनी कोशिश दुगनी कर दी है। लोंग परिवार सबसे बड़ा दोषी है। हमारे 9 स्टोरों में से 2 को उन्होंने दबा दिया है। जब हम इन्हें संभाल नहीं पाए तो उन्होंने इन व्यवसाय को निगल लिया। यह सुनकर कैवई की निगाहें ठंडी पड़ गई। हाउस लोलान ने साउथ विंड सिटी के अपनी नींव रखी थी और फिर तेजी से ऊपर उठकर जिया किंगडम के ग्रेट हाउसेस में से एक बन गया था। त्यांसू प्रांत के 3 अन्य बड़े परिवार थे जिनमें से लोलान घराने को संघर्ष करना पड़ा। जिया किंगडम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 3 परिवार लोलान घराने के बराबर कभी नहीं हो सकते थे। हालांकि अकेले त्यांसू प्रांत में ही वे महत्वपूर्ण प्रभावी वाली गहरी जड़ें जमाए और ठोस नींव वाली ओल्ड पावर्स थी। जब 2 हाउसेस लॉर्ड आसपास होते थे तो हाउस लोलान अपने पीक पर पहुंचे सूरज की तरह होता था। ये 3 परिवार बेहद चतुर थे और हाउस लोलान की हर बात मानते थे। किसने सोचा होगा कि हाउस लॉर्ड के गायब होते ही वे तुरंत हाउस लोलान के हितों के लिए लड़ेंगे और नाव को हिलाना शुरू कर देंगे। कैवई ने एक बार जियान किंगे से सुना था कि इन 3 फैमिली को दिशा दिखाने वाले पर्दे के पीछे शायद कोई इनविजिबल पावर है। यह एक पीक पावर थी जो लगातार हाउस लोलान की स्थिति और उनकी
सच्चाई को परखने की कोशिश कर रही थी। त्यांजुम प्रांत के फैमिली को सोंग परिवार, केई परिवार और दीफा फैमिली के नाम से जाना जाता था। इन तीनों में सोंग परिवार सबसे पावरफुल था। पिछले कुछ सालों में यही वो फैमिली थी जिससे सबसे ज़्यादा उत्पाद मचाया था। वे लुओलान परिवार के कारोबार को दबाने और उसमें से हिस्सा हथियाने के लिए हर तरह के हथकड़े अपनाते थे। यह भी जानना जरूरी है कि अतीत में सोंग परिवार का मुखिया हर साल बिना चूके नए साल की बधाई देने आता था। मनुष्य में यह 180 डिग्री का परिवर्तन सुनियोजित नाटक जैसा प्रतीत होता है। श्री और कैवई एक अनुभवी लड़की थी और किसी भी तरह के भोलेपन को अपने मन में नहीं आने देती थी। लुओलान परिवार के अस्तित्व ने पहले इन तीनों फैमिली के हितों को दबा रखा था। अब जबकि घर इनर कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था, उनके पैर पड़ना न तो आकार था और न ही अप्रत्याशित व्यापार करने की यही कीमत थी। इसके बावजूद स्थिति पहले जैसी नहीं थी। आगे कोई समस्या न उठे इसके लिए दूसरे पक्ष को दुश्मन मानकर गंभीरता से व्यवहार करना पड़ता था। हालांकि मौजूदा हाउस लोलान त्यांजुम प्रांत में भड़की आग को बचाने में ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा था। हर जगह काफ़ी दबाव में था और पेहाउ का अस्तित्व एक निरंतर टाइम बम की तरह था। यह वास्तव में मौजूद आग में घी डालने का काम कर रहा था। इस दुविधा में कैवई गहन चिंतन में डूबी हुई थी और सबसे अच्छा उपाय ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो एक निर्णय पर पहुंची। जो भी व्यवसाय चल नहीं पा रहे हैं उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दो। विरोधियों से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। यह जानना जरूरी था कि कब चुप रहना है। हाउस लोलान में स्थिति स्थिर होते ही इन परिवारों को अपना आखिरी निवाला भी थूकना पड़ेगा। उसका फैसला सुनकर उसके आसपास के कुछ मैनेजर ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया और उसके आदेशों का पालन करने लगे। वे भी समझ गए कि त्यांजुम प्रांत में लुओलान हाउस की स्थिति किसी भी बड़ी योजना में महत्वपूर्ण नहीं थी। नोक नोक, तभी किसी के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। कैवई ने दरवाजा खटखटाने वाले को अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा खुला तो लीलू नामक का एक आदमी सीधे अंदर आ गया। मैनेजरों ने तुरंत उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। कैवई ने व्यक्तिगत रूप से बात करने का संकेत देते हुए कैवई ने मैनेजरों के समूह को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। इसके बाद उसकी खूबसूरत निगाहें उस पर टिकी गई। यंग मास्टर, क्या मैं जान सकती हूँ कि कोई समस्या तो नहीं है? लीलू ने हल्के से खांसा और मुस्कुराया। सच में लगता है कि मैं एक छोटी सी समस्या में फंस गया हूँ जिसके लिए एल्डर सिस्टर कैवई की मदद की ज़रूरत है। कैवई की मनमोहक आंखें और पतली भौहें झपक गई क्योंकि उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी उसने पूछा, कैसी समस्या? लीलू ने अपनी हार्दिक मुस्कान के साथ बिना रुके उत्तर दिया, सच कहूँ तो यह कोई नई बात नहीं है। क्या तुम्हें स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के 50 सेट याद हैं? खैर, मैं लगभग सब खत्म कर लिए हैं। क्या मैं एल्डर सिस्टर कैवई को 100 सेट मंगवाने में मेरी मदद करने के लिए कह सकता हूँ? कैवई के गोरे और चिकने अंडे जैसे चेहरे के भाग थोड़े से ठहर गए। उसकी खूबसूरत पुतलियां लीलू पर टिक रही थी और उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगी। और 100 सेट, सब 4th टियर के। उसकी दोनों हथेलियां अब बहुत कसकर भींची हुई थी। उसे त्यांजुम प्रांत का कारोबार संभालते हुए कितना समय हो गया था। क्या यह हो सकता है कि आज वो दिवालिया हो जाए? क्या वो लुओलान घराने की पापी बनने वाली थी जो उसकी नींव ही गिराने के लिए जिम्मेदार थी? अंततः वो अपनी उग्र भावनाओं को रोक नहीं सकी और तुरंत ही गुस्से से अपना पहला पैर अपने सामने रखी मेज पर पटक दिया। उसका चेहरा रौब से भरा हुआ था। लीलू, क्या तुम मुझे नौकरी से निकलवाने चाहते हो? कैवई की उग्र प्रतिक्रिया से लीलू बुरी तरह से डर गया और डर के मारे पीछे की ओर उछल पड़ा। उसने ध्यान से उस गोल चेहरे को देखा जो गुस्से से पूरी तरह से लाल हो गया था। स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने झट से जवाब दिया, सीनियर सिस्टर कैवई, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी असाधारण योग्यता खुद ही सब कुछ बयां कर देती हैं। मैं आपको नौकरी से क्यों निकलवाना चाहूँगा? कैवई लीलू को घूरती रही। कुछ पलों बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। क्षमा प्रार्थी हूँ यंग मास्टर, मैंने अपनी
बारी से बाहर बोल दिया, इसलिए कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर भी वो एक पल के लिए रुकी। लेकिन यंग मास्टर, क्या आपको सचमुच स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के 100 और भागों की ज़रूरत है? यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा यंग मास्टर को भी ये पता भी होना चाहिए कि भले ही स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट किसी रेजोनेंस को कम निखार सकती है, लेकिन इसका बेतहाशा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, वरना यह किसी के रेजोनेंस पैलेस को सील कर देगी। कैवेई लीलू के ब्लैंक पैलेस की दुर्दशा और उसकी संवेदनशील प्रतिक्रिया के बारे में जानती थी, इसलिए वो सीधे तौर पर इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, ताकि वो उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। वो स्थिति पर विचार करती रही। तभी उसकी नज़र अचानक तेज हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चुपके से यंग मास्टर से पैसे ऐंठ रहा हो, के रुतबे का फ़ायदा उठाकर भारी मात्रा में स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि ओल्ड मैनर के हर नौकर पर कड़ी नज़र रख जाती थी, फिर भी कुछ ऐसे जरूर होंगे जो कुछ न कुछ गलत इरादे जरूर पालेंगे। यह देखते हैं कि उसके माता पिता इतने लंबे समय से गायब थे। स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट भी कीमती चीज़ें हैं जिनका अक्सर व्यापार होता था, इसलिए यह विचार लीलू को ब्लैकमेल किया जा सकता था। ज़्यादा अजीब नहीं लगा। यदि ऐसा होता तो कैवेई निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करती कि उस बहादुर वीडियो को यही करते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर कमेंट करके बताना।